Hello students, good morning all of you. Today we are going to discuss accuracy and precision. और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक नोटेशन पर डिस्कस करेंगे, एक्सपोनेंशियल टर्म पर डिस्कस करेंगे। तो पहले थोड़ा सा बहुत शार्ट में हम बेटा डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन होगा accuracy and precision. Okay, how will you difference between accuracy and precision? बिल्कुल सिंपल वे में समझ लीजिएगा। एक्यूरेसी ऑलवेज कम्स टू क्लोज ट्रू वैल्यूज, जस्ट लाइक एज हियर। देखिएगा, जैसे सपोज हमने एक कोई रॉड लिया और इस रॉड की जब हमने लेंथ को मेजर किया, इस रॉड की लेंथ, ट्रू जो लेंथ थी वो 26.4 सेंटीमीटर था। ये ट्रू रॉड हमें प्रोवाइड किया गया था। और जब इसको हमने मेजर किया तो जो मेजर करने पर हमें रॉड की लेंथ मिली, वो मेजर करने पर रॉड की लेंथ मिली 26.8 सेंटीमीटर। रॉड की लेंथ हमें मेजर किया तो दिस इज द मेजरेबल लेंथ। ये मेजरेबल लेंथ है। और ये जो है हमारा, ये जब लेंथ, रॉड की लेंथ को हमें प्रोवाइड किया गया तो इस लेंथ की रॉड हमें मिली थी, इतनी सेंटीमीटर की लेंथ मिली थी। तो बेटा ध्यान देना, एक्यूरेसी इक्वल टू होता है मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज माइनस ट्रू वैल्यूज। मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज माइनस ट्रू वैल्यूज। ट्राई टू अंडरस्टैंड carefully. Mean experimental values, this is the measurable length of the rod. Now here measurable length of the rod 26.8 minus rod true length 26.4. Now you will get 0.4 centimeter. This is the difference between the mean experimental values and true values. तो आप इसको बेटा छोटा सा एक नोट करके लिख लीजिएगा, इसी में नोट करके लिख लीजिएगा, लेस, या यूं लिख लीजिएगा, लेसर द डिफरेंस between mean experimental values, lesser the difference between mean experimental value and true value. Greater will be accuracy. ग्रेटर विल बी एक्यूरेसी। हम कहते हैं कि मोर एक्यूरेट वैल्यू है। अगर ये बिल्कुल डिफरेंस बहुत कम है, ऐसे समझ लीजिएगा, इसको नोट करिएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, आप इसे समझने के लिए एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं। देखिएगा, जैसे सपोज हमें एक कोई कंपाउंड दिया गया, कंपाउंड
कंपाउंड और इस कंपाउंड का मास है 1.56 मिलीग्राम mg। ओके, और इस 1.56 मिलीग्राम्स को स्टूडेंट मेजर किया, स्टूडेंट ने इसको वेट किया, और जब स्टूडेंट ने वेट किया तो एक ने पाया 1.58 मिलीग्राम्स। एंड नाउ स्टूडेंट बी ने जब मेजर किया, स्टूडेंट बी ने मेजर किया तो इसका जो वेट ऑब्टेन किया 1.63 मिलीग्राम्स। एक ने ये मेजर किया और एक ने ये मेजर किया, तो आप एक्यूरेसी कैसे पॉइंट आउट करोगे कि कौन सा एक्यूरेट वेट है? एक्यूरेट वेट कौन सा है? तो नो डाउट कि जो ट्रू वैल्यूज के क्लोज है वो मोर एक्यूरेट वेट होगा। और दूसरे वर्ड में डिफरेंस बिटवीन द मीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज minus true values, lesser the difference between the mean experimental values and true values, higher will be accuracy, so this is the accuracy concept. Now we are going to discuss precision, how to define precision. Okay, so now precision बहुत ही सिंपल वे में समझ लीजिएगा। प्रिसीजन हमने कोई वेट आपको दिया, कोई आपको कंपाउंड दिया, और उस कंपाउंड हमने आपको प्रोवाइड किया, और उस कंपाउंड का सपोज वेट था 1.10 mg, और इसे स्टूडेंट्स ने फर्दर वेट किया, इतना इसकी ट्रू वैल्यूज थी, इतना मैंने दे दिया, और आपसे कहा कि इसको वेट करके बताइए कि कितना वेट हो रहा है। तो नो डाउट स्टूडेंट एक ने जब वेट किया तो ये मिला 1.90 mg, और सेकंड ने वेट किया तो ये मिला 1.80 mg, एंड थर्ड ने वेट किया तो ये मिला 1.16 mg। इस तरह से इसका जितनी बार वेट कर रहा है, एक ही स्टूडेंट ने जितनी बार इसको वेट कर रहा है, तो अलग अलग वेट हमें मिल रहे हैं। तो जब अलग अलग वेट मिल रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो प्रिसीजन वेट है, प्रिसाइज वेट है, वो कौन सा वेट कम्स क्लोज टू द ट्रू वैल्यूज है। यूं कह लीजिए कि जब भी ये वेट आपने लिया, इस वेट में कुछ ऐसे मेजर करने पर वेट आएंगे कि जो दो मेजरेबल वेट जो होंगे वो कम्स टू द क्लोज, वन टू अनदर कम्स क्लोज, और जब कम्स क्लोज आएंगे इसका मतलब है कि वो जो होगा वो प्रिसाइज वैल्यू होगी, क्लियर है? अब इसमें जरा ध्यान देना कि एक आया 1.90, यहां है 1.10, ये आया 1.80 और ये आया 1.160, और एक और हम ले लेते हैं 1.08 मिलीग्राम्स। अब ये दोनों डाटा कम्स क्लोज टू द स्टैंडर्ड डाटा, ये स्टैंडर्ड डाटा के कम्स क्लोज है। हम कहते हैं कि ये डाटा एक्यूरेट तो है बट प्रिसाइज भी है। ये दोनों नाइदर एक्यूरेट नॉट प्रिसाइज।
क्लियर है इतनी बातें? तो पॉइंट आउट करिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा, इसमें बेटा कोई कॉन्सेप्ट विशेष ज्यादा नहीं है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। बहुत सिंपल वे में समझिएगा कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है, क्या यूज है साइंटिफिक नोटेशन का। एक्सपोनेंशियल टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म, और इसी एक्सपोनेंशियल टर्म को साइंटिफिक टर्म भी कहते हैं। साइंटिफिक टर्म और साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। क्लियर? अच्छा, ट्राई टू अंडरस्टैंड सीरियसली एंड केयरफुली एक्सपोनेंशियल टर्म। एक्सपोनेंशियल टर्म क्या है? ध्यान से बात को समझिएगा। वेरी लार्ज क्वांटिटी, वेरी लार्ज क्वांटिटी एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी, very small quantity, very large quantity and very small quantity which expressed in term of scientific notation, scientific notation। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में यूज करते हैं। कोई क्वांटिटी बहुत बड़ी है या कोई क्वांटिटी बहुत छोटी है, उसको हम एक्सपोनेंशियल टर्म में, एक्सपोनेंशियल टर्म का मतलब होता है 10 की पावर में, किसी 10 की पावर में हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? जैसे सपोज, ध्यान देना, हमें 1200 ग्राम्स कोई प्रोडक्ट दिया गया है, कोई रिएक्टेंट दिया गया है। इस 1200 ग्राम्स को हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। हम करते क्या हैं? इस 1200 ग्राम्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, सिंगल डिजिट डेसिमल, इसमें हम 1.200 या 1.2 इंटू 10 की पावर हाउ मच 3 कैसे लिखते हैं जरा देखना। जब हम यहां देखिएगा, जब भी कभी आप ऐसे समझिएगा, जब भी कभी आप राइट टू लेफ्ट डेसिमल को मूव करोगे तो उतने 10 की पावर में इंक्रीज करता जाता है। जितनी डिजिट आप मूव करोगे उतनी पावर में ये 10 की पावर में ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये बनता जाता है। सपोज देखिएगा 1200 में हमने अगर यहां एक पॉइंट लगाया, सपोज मान लीजिए हमने ऐसे लिखा 1200, इसको हमने लिखा 120.0 इंटू 10 की पावर हाउ मच 1 ऐसे लिखा, क्योंकि हमने पॉइंट को सिंगल डिजिट पर प्लेस किया है। अब ध्यान देना, अगर ऐसे हम लिख दें 1200, इसको हम पॉइंट आउट करेंगे 12.00, ऐसे अगर लिखते हैं मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, या इसको ऐसे लिख दें 1.200, इसको हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल टर्म में या साइंटिफिक टर्म में। कैसे लिखेंगे ध्यान देना, इसको हम लिखेंगे 1.2 इंटू 10 की पावर हाउ मच 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान देना कि इस केस में हमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे सपोज इसने कहा कि 1200, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है या क्वेश्चन यहां एराइज हो सकता है कि 1200 ग्राम्स या 1200 डाटा को एक्सपोनेंशियल साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में कन्वर्ट करके डिटरमाइन करिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो ध्यान देना, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे पॉइंट आउट करोगे? बहुत सिंपल वे में समझिएगा।
ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला पार्ट है और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कि 1200 इसको आप नोट कर लीजिएगा। ओके, देखिएगा 1200 को हमने अगर इसको ऐसे लिखा 1.200 इंटू 10 टू की पावर 3, या इसको ऐसे लिखा 1.20 इंटू 10 टू की पावर 3, 1.2 इंटू 10 टू की पावर 3। क्लियर? तो इस कंडीशन पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कैसे आप डिटरमाइन करोगे? ये देखिए, ये साइंटिफिक नोटेशन है, साइंटिफिक नोटेशन का टर्म है, और कोशिश करिए स्मॉलेस्ट डिजिट में पॉइंट आउट करने की। सपोज जैसे ऐसे दे दिया 5000, यू कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक नोटेशन। तो इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 10 टू की पावर हाउ मच, 5 इंटू 10 की पावर 3। क्लियर? तो इसमें आप सिग्निफिकेंट फिगर को पॉइंट आउट करोगे तो हाउ मच नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर, और यहां 0, ये डू नॉट कंसीडर इज सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और यहां आप काउंट करोगे तो ये आपको मिलेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, और इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे, और इसमें जब आप कंसीडर करोगे तो ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर आपको मिलेगा, और ये सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं होगा। ओके, अच्छा ध्यान देना, सपोज जैसा ये हो 0.0639, ट्राई टू राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। आप करिए क्या, इसको सिंगल डिजिट पर ला करके पॉइंट को फिक्स करिए, और ये किधर से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट डेसिमल मूव कर रहा है, और लेफ्ट टू राइट जब डेसिमल मूव करे तो 10 की पावर उतनी माइनस हो जाता है। ये आप लोगों ने 9th 10th में पढ़ा होगा, इसको बहुत ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, ये 9th 10th में आपने पढ़ा होगा। 6.39 इंटू 10 टू की पावर, देखिए कितने पॉइंट डेसिमल गया, 1 2 पॉइंट डेसिमल गया, तो पावर -2। क्लियर? इसको साइंटिफिक नोटेशन 0.00092, हाउ टू कन्वर्ट इनटू साइंटिफिक टर्म्स, साइंटिफिक नोटेशन हाउ टू कन्वर्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 9.2 इंटू 10 टू की पावर हाउ मच, 1 2 3 4, पावर -4। डेसिमल, इफ द डेसिमल इज मूव लेफ्ट टू राइट, power of the 10 is always negative. If decimal is moved from right to left, then the power of the 10 is positive. Okay? Okay, मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। कुछ क्वेश्चंस भेजेंगे आप लोग के पास, और कोशिश करके उसको सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस law of chemical combination, law of chemical combination. Okay students, write down the next heading, law of chemical, law of chemical combination. Okay, law of chemical combination, how to understood law of chemical combination। ध्यान से बात को समझिएगा।
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिव्स ए इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म्स प्रोडक्ट। मेन इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, बेसिक कॉन्सेप्ट है कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बहुत शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, बहुत शॉर्ट में ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिव्स इंफॉर्मेशन about law of chemical combination gives information about element combined together to forms कंपाउंड। ओके, बस इतनी ही बात हमें बताता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म्स ए प्रोडक्ट। ये एलिमेंट कैसे कंबाइन करेंगे, किस रेशियो में कंबाइन करेंगे, और ये कैसे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? तो ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कुछ लॉज को अपने अंदर समेटे हुए हैं, कुछ इनकी लॉज हैं, तो हम उसी लॉज पर डिस्कस करेंगे। इतनी बातें नोट करिएगा। ओके, तो देखिएगा वो कौन कौन सी लॉज हैं जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन अपने अंदर लिए हुए है। ध्यान देना, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट है law of conservation of mass, law of definite or constant proportion, and now third, law of multiple proportion, and now fourth one is law of reciprocal proportion, and now fifth is Avogadro's laws, and now last one is 6. This is the Gay-Lussac's laws. तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में जब भी कभी कोई एलिमेंट कंबाइन करता है तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं, और जब एलिमेंट कंबाइन करता है तो प्रोडक्ट बनते हैं। ये सारे कंडीशंस जो हमें ऑब्जर्व करते हैं वो इन लॉज के अंदर आते हैं। तो लॉ ऑफ डेफिनिट, फर्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, अवोगाड्रोस लॉज एंड गे-लुसैक्स लॉज। तो स्टूडेंट्स, आइए हम बहुत ही शॉर्ट में इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि छोटा है ही ये, तो बहुत ध्यान से आप समझिएगा तो जरा से भी आपको यही पढ़ते ही आपको याद हो जाएगा ये किस तरह के लॉज हैं, ये क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के कौन से पार्ट ये हैं, किस पार्ट को ये डील करते हैं। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग पॉइंट आउट करिएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया था लेवोसियर, एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था, और ये लगभग 1740 टू 1760 के बीच की ये लॉज आई थी।
1740 से 1760 के बीच की ये लॉज हैं और इसको दिया था लेवोसियर, जो फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं, उन्होंने इस लॉज को दिया था। तो पहली हेडिंग बेटा डालिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको दिया था लेवोसियर ने। किसने दिया था? लेवोसियर। लेवोसियर इसको लेवोसियर ने दिया था। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या इंफॉर्मेशन देना चाहता है कि ये बताते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सम ऑफ मास ऑफ reactant, sum of mass of reactant always equal to sum of mass product। बिल्कुल सिंपल लॉज इनका है। इन्होंने कहा था कि सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट में एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स डिकम्पोज्ड करते हैं, तो ये सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट, मास जो रिएक्टेंट का अपना जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के हमेशा इक्वल होगा। ये दिया था लेवोसियर ने। बट ये लॉज बहुत ओल्ड लॉज है। इस समय एट प्रेजेंट टाइम में ये लॉज अप्लीकेबल नहीं है, फेल हो जाता है। कुछ रिएक्शन पर इन्होंने वर्क किया और देखा कि ये लॉज बिल्कुल फिट आ रहा है। आइए देखते हैं कि इन्होंने कैसे इसको प्रूफ किया। देखिएगा, जैसे एक हम सिंपल एग्जांपल लेते हैं, A प्लस बी ये हमारे रिएक्टेंट है और ये ए बी रिएक्टेंट हमारा जब कंबाइन करता है, रिएक्ट करता है, तो हमें एक मॉलिक्यूल्स मिलता है, AB मॉलिक्यूल्स। तो ये आपका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट। और नाउ हियर A and B इज रिएक्टेंट, और ये भी आपका रिएक्टेंट है। तो A प्लस बी जब ये रिएक्ट किया तो AB मॉलिक्यूल्स मिला। इसमें आप ये स्टेटमेंट इनके अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट ये इक्वल टू होता है सम ऑफ, तो सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इनके मास का सम कर लिया
और इनके मास का सम कर लिया और देखा कि दोनों का मास बिल्कुल इक्वल है, और अगर मास इक्वल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पर अप्लीकेबल है। इस जो है कि रिएक्शन को ये फॉलो कर रहा है, प्रूफ कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पर अप्लाई है। तो कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, यहां तक नोट करिएगा। ओके, कुछ एग्जांपल्स लेकर के उन्होंने समझाया, बताया कि ये कैसे इस लॉस को ओबे कर रहा है। तो ध्यान देना, उन्होंने क्या किया कि एक कार्बन लिया और प्लस ऑक्सीजन लिया और इन दोनों को कंबाइन करा करके इन्होंने बना दिया CO2 मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल ये दिखने से भी लग रहा है कार्बन ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और कार्बन का इन्होंने देखा जो मास था, मोलर मासेस था, आप जानते ही 12 कार्बन का होता है, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 2, आप जानते हैं कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 12 16 मल्टीप्लाई 2, और यहां देखिएगा 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32, ये इक्वल टू हो जाएगा 44। जरा इनके सम को देखें कि क्या 44 ये भी आ रहे हैं। तो ये 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 हाउ मच, 32, और 32 प्लस 12 इक्वल टू हाउ मच, 44। ये लॉ वैलिड है। इन्होंने देखा इस तरह से, और भी इन्होंने एग्जांपल एक दो लिया। इन्होंने लिया कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ये फर्स्ट करिएगा, इसको सेकंड एग्जांपल कर लीजिएगा। इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और कैल्शियम कार्बोनेट को इन्होंने हीट किया। क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को इन्होंने हीट किया, और हीट करने के बाद देखा इन्होंने कि कैल्शियम कार्बोनेट 2 पार्ट में टूट गया, ब्रेक कर गया, CaO प्लस CO2, और देखा कि इनका मास क्या इनके मास के इक्वल है। तो ध्यान देना, कैल्शियम आप जानते हो, कैल्शियम का जो मोलर मासेस होता है वो 40 होता है, और ऑक्सीजन का मोलर मासेस ये 16 होता है। तो आप इसको, और कार्बन का मोलर मासेस 12 होता है। क्लियर है, सेकंड है ये। तो जरा इसको काउंट करिए, कैलकुलेट करिए। कैल्शियम का 40 प्लस कार्बन का हाउ मच, 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 3, तो ये हो गया 40 प्लस 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 3, 48। नाउ 8 प्लस 2 10, 0, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 कैरी 100 ग्राम्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया। और जब इसको हीट किया तो जो डिकम्पोज किया, और डिकम्पोज किया तो कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, और यहां कैल्शियम कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 32। नाउ 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 0। नाउ 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 कैरी इक्वल टू 100 grams means sum of the mass of reactant is equal to sum of the mass of product। इसे इन्होंने प्रूफ किया, और इन्होंने एक छोटी सी बातें और स्टेटमेंट में जोड़ दिया, मास कैन नीदर क्रिएट ना डिस्ट्रॉय। इन्होंने क्या कहा, मास को न तो आप क्रिएट कर सकते हो अलग से, न उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। लिख लीजिए, एक पॉइंट लिखिए, इसमें पॉइंट आउट कर लीजिएगा, मास कैन नेदर क्रिएट ना डिस्ट्रॉय। मास को न क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। किसी भी फिजिकल या केमिकल चेंज में, एनी फिजिकल एंड केमिकल चेंज, एनी फिजिकल
and chemical change, any physical and chemical change, total mass of reactant convert, total mass of reactant is convert into प्रोडक्ट। क्लियर है? कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज कर दे तो मास को हम कन्वर्ट कर लेते हैं रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में, और जितना हमने रिएक्टेंट लिया सेम उतना हमें प्रोडक्ट मिला। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके एनसीईआरटी वालों ने कोई क्वेश्चन पॉइंट आउट नहीं किया है, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन आपको लेकर के ये दिखा देते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कभी किसी जमाने में ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो कभी किसी जमाने में ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, जरा देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, ध्यान से बात को समझिएगा। क्वेश्चन को 1.5 ग्राम, 1.5 ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से आप सीखिएगा, देखिएगा। 1.5 ग्राम इथेन complete combustion 1.5 gram ethane complete combustion gives 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of water। क्लियर है? बात ध्यान से समझिएगा। 1.5 ग्राम ऑफ इथेन कंप्लीट कम्बशन gives 4.4 gram of CO2 and 2.7 gram of H2O। proved that above reaction obey law of conservation of mass। आपको ये प्रूफ करना है, ये कह रहे हैं 1.5 ग्राम हमने इथेन को लिया और उसको कंप्लीट जला दिया, और जब कंप्लीट जलाया तो हमें मिला 4.4 ग्राम ऑफ CO2 एंड 2.7 ग्राम ऑफ H2O। प्रूव दैट एबव रिएक्शन ओबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ये ओबे कर रहा है? क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसके रिएक्शन को पॉइंट आउट करिए कि कैसे हम इसके रिएक्शन को पॉइंट आउट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, तो रिएक्शन हम लिखते हैं, यहां देखिएगा क्या लिया हमने, इथेन लिया है, तो हमने यहां लिया C2H6 प्लस O2। जब भी कभी किसी चीज को जलाओगे तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा, तो कंबशन करना है तो ऑक्सीजन के ही प्रेजेंस में कंबशन होता है O2। और नो डाउट कि ये रिएक्शन बताता है, ये क्वेश्चन का हमें इन्फॉर्म करता है कि हमें CO2 मिलता है और प्लस H2O मिलता है और प्लस एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इन्होंने बताया कि C2H6 कितना लिया था, 1.5 ग्राम्स, 1.5 ग्राम्स कितना लिया था, 1.5 ग्राम। और ऑक्सीजन इन्होंने नहीं बताया है कितना लिया है, 1.5 ग्राम ये लिया है। अच्छा, इसके बाद 4.4 ग्राम CO2 लिया है इन्होंने, 4.4 ग्राम CO2 लिया है, और वाटर इन्होंने लिया है 2.7 ग्राम, 2.7 ग्राम। क्लियर है? 2.7 ग्राम।
अब ध्यान ये देना है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा, सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू क्या सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहे हैं कि नहीं। अगर सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू सम ऑफ द मास ऑफ प्रोडक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब कि ये लॉज ओबे कर रहा है, ये रिएक्शन इस लॉ को ओबे कर रहा है, हमें प्रूफ करना है। चलिए कोई बात नहीं है, प्रूफ हम करके देखते हैं। ध्यान देना, इसको हटा रहा हूं ऊपर से। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, ध्यान देना कि पहले इसका हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, या इसको पहले बैलेंस कर लीजिए। तो बैलेंस करने के लिए यहां देखिएगा, यहां बैलेंस करने का तरीका है कि यहां हमने 2 लिखा, यहां हमने 7 पॉइंट आउट किया, 7 2 जा 14, यहां हमने 4 2 जा 8 और प्लस यहां हमने कर लिया 6। तो जरा देखिए, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, हाइड्रोजन बिल्कुल बैलेंस्ड है। 2 2 जा 4, 4 बैलेंस्ड है। 7 2 जा 14, 4 2 जा 8, 6 14, रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, रिएक्शन कैसे बैलेंस हो रहा है ये हम लोग आगे अभी सीखेंगे। ठीक, कुछ चीजें इसमें मिला दी गई हैं और अब चूंकि है तो इसलिए हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान देना, ये बैलेंस के लिए आप परेशान न होइएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, आगे के चैप्टर्स में आपको बैलेंस करने का तरीका मिलेंगे। तो ध्यान देना कि क्या ये लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस पर अप्लाई कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन। देखिए क्यों ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन को कैलकुलेट करते हैं, हालांकि अभी नंबर ऑफ मोल्स भी हम नहीं जानते हैं कि ये है क्या नंबर ऑफ मोल्स, अभी आगे हम 1-2 लेक्चर के बाद इसको पढ़ेंगे। तो हम बातें बहुत सिंपल तरीके से है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इथेन ये इक्वल टू होता है मास गिवन अपॉन मोलर मास। एक फार्मूला होता है मोलर मास, क्लियर है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास गिवन अपॉन मोलर मास, और मास गिवन, मास कितना दिया गया है इसको देखना है, 1.5 ग्राम। चलिए ठीक, 1.5 ग्राम मास ये दिया गया है, और इसका मोलर मास कितना होगा, मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट काउंट कर लेते हैं। तो कार्बन का 12 होता है, 12 होता है, तो 12 मल्टीप्लाई 2 24, हाँ 24, प्लस ऑक्सीजन 6, ये कितना है 1.5 डिवाइडेड बाई 30, और इस पॉइंट को हमने हटाया तो हमें क्या मिला, हमें मिला 15 अपॉन 300, क्लियर है। तो जरा देखिएगा, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.05, इतना मोल्स इथेन हमें मिला, क्लियर है। अच्छा, इतनी बातें ध्यान दीजिएगा, जब 0.05 मोल हमें मिला, हटा दिया, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ये 0.05 मोल इस रिएक्शन में इतना इथेन है, क्लियर है। जब ये 2 मोल था तो 7 मोल रिक्वायर्ड हुआ, कितना था, ये 2 मोल था, जरा ध्यान देना, ये जब 2 मोल था, यहां देना 2 मोल था इथेन, हमारा 2 मोल इथेन था, तो कितना रिक्वायर्ड था, 7 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था। बट इतना तो है नहीं, कितना है, यहां 0.05 मोल है, 0.05 मोल अगर है तो कितना रिक्वायर्ड होगा, 7/2 इंटू 0.5, इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना ये आएगा, या इसको 1/20 कर लीजिए, इसको जब आप यहां डिवाइड किए होंगे 15/300 आपने जब किया होगा तो 1, ये 1/20 इसको कर लीजिए, तो ये हम यहां अगर 1/20 पुट कर दें, 1/20 पुट कर दें तो कितना आएगा, इक्वल टू 7 बाई हाउ मच, 22 जा 40, 7/40, 7/40 ये हमें मिला 7/40 मोल्स ऑक्सीजन मिला। अब ऑक्सीजन का अगर मोल्स हमें मिल गया है तो हम ऑक्सीजन का मास आसानी से, मास ही तो हमें कैलकुलेट करना है, इसका मास पता है, इसका मास पता है, इसका मास पता है, और अगर इसका मास हमें मिल जाए तो हम दोनों का मास जोड़ करके क्या इस मास को कैलकुलेट करके देखें तो
इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर इक्वल है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। तो ध्यान देना, तो ये आप देखिएगा नंबर ऑफ मोल्स, ऑक्सीजन की हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ये इक्वल टू हो जाएगा मोलर मास या मास गिवन डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये एक डिफरेंट फार्मूला है, याद रखिए। किसी भी का नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो W/m होता है, W/m। W क्या है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास। ठीक, तो आइए देखिए, मास हमें पता नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता लग गया कि 7/40 ये इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास कितना है ऑक्सीजन का? O2 का, हाँ 32। क्लियर? 32 है। अच्छा ध्यान देना, तो फिर मास हमें निकालना है, तो हम करेंगे क्या? मास इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 32 डिवाइडेड बाई 40। और इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ रहा है ये जरा देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 7 2 जा 14, ये 22 डिवाइडेड बाई 40। अब इसको डिवाइड कर लीजिए और देखिए कि डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है। हाँ, और डिवाइड करेंगे आप तो सिंपल वे में आप डिवाइड कर लीजिए कि इसको हमने 20 कर दिया और इसको हमने 112 कर दिया। अब इसको देखिएगा 25.06। क्लियर है? 5 डिवाइड कर लीजिए इसको, और डिवाइड करने के बाद 1.5 ग्राम ये है, तो ये नियर अबाउट 5 पॉइंट समथिंग क्या आएगा। हाँ, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करने के बाद इसका मास यहाँ पुट कर दीजिएगा और यहाँ मास पुट करिएगा और दोनों को जोड़ लीजिएगा, काउंट जोड़ दीजिएगा और दोनों को जोड़िएगा और यहाँ दोनों को ऐड कर लीजिएगा और देखिएगा आपको एग्जैक्ट अगर मास मिल रहा है किसी भी रिएक्शन का, किसी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन का रिएक्शन जो कम्बशन हो रहा है इथेन का, ये ओबे कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट डे। थैंक यू।